नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको कहते हैं समास। और समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं हमारे छात्रों को, हमारे मित्रों को बनी रहती हैं। उन्हीं समस्याओं और प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए हम ये क्लास लेकर के आते हैं। और समास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। समास, संधि, अलंकार, रस और छंद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हिंदी में, जो बच्चों को हमेशा और हमेशा परेशान करता रहता है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा को पढ़ते समय या पढ़ाते समय सबसे पहले हम इन्हीं बातों पर फोकस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाली समाज से संबंधी कठिनाइयों को हम सरलतापूर्वक दूर कर पाएँ और हम ऐसा प्रयास कर पाएँ। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा घंटी को भी दबा लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें, ताकि आपको ये जानकारी बनी रहे। हालांकि मेरी क्लास 5 बजे, शाम 5 बजे होती ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेड्यूल बदल जाता है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन की अति आवश्यकता रहेगी, ताकि आप हमारी क्लास को उसी समय ज्वाइन कर पाएँ जब ये प्रीमियर हो रही होती है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। हमने पिछली क्लास की अगर बात करें तो हमने आपको पिछली क्लास में द्विगु समास और कर्मधारय के समास के बारे में एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। और आशा करते हैं कि आपने भी उसको बहुत ही इंजॉय से पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा। कर्मधारय समास क्या होता है आपने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया होगा। अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात में आज हम करने वाले हैं आपके सामने द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास के तौर पर एक नया नज़रिया आपके सामने आज प्रस्तुत होगा। आज आप द्वंद्व समास को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं। सो तैयार रहिए और समझिए मेरे साथ द्वंद्व समास को। चलिए, तो प्यारे बच्चे, अगर हम द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व का मतलब होता है कि देखिए, अगर हिंदी में द्वंद्व की बात करें, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों स्थितियां अपने आप में प्रबल हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रेन आ रही है, एक पटरी में 5 लोग खड़े हैं और एक पटरी में 3 लोग खड़े हैं। अब आपको कहीं ना कहीं से ट्रेन तो मुड़ानी ही मुड़ानी पड़ेगी, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं 5 की तरफ ले गया तब भी 5 व्यक्ति मरेंगे और 3 की तरफ ले गया तब भी 3 व्यक्ति मरेंगे। इसका मतलब मरना तो तय है। तो अब आपके साथ में द्वंद्व है, आप किसी भी तरफ जाएंगे तो आपको दोनों तरफ प्रबल स्थितियां मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसको क्या कहते हैं, इसको दोनों पद प्रधान समास कहते हैं। इसको दोनों पद प्रधान समास क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? दोनों पद प्रधान समास कहने का कारण है कि इसके जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं। जितनी प्रधानता प्रथम पद की होती है, जितनी महत्ता प्रथम पद की होती है, उतनी ही महत्ता द्वितीय पद की भी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रथम पद को कम महत्व का कह सकता हूँ और द्वितीय पद को ज़्यादा महत्व का कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो समान होता है। इसलिए दोनों पद प्रधान समास इसको कहा जाता है। और यही मतलब होता है द्वंद्व का। द्वंद्व का मतलब ऐसी स्थिति जो दोनों अपने आप में प्रबल हैं और आपने किसी में भी फैसला लिया तो आपकी हानि ही होनी है। ऐसे यहाँ पर भी होता है। अगर हम द्वंद्व की परिभाषा में जाएं, अगर प्यारे बच्चे हम द्वंद्व की परिभाषा में जाएं तो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है यह, करते हैं, द्वंद्व समास की परिभाषा है यह दोनों पद प्रधान समास है। यह दोनों पद प्रधान समास है। इसके प्रथम पद का उतना ही महत्व होता है, इसके प्रथम पद का उतना ही महत्व होता है, उतना ही महत्व होता है जितना कि दूसरे पद का, जितना कि दूसरे पद का। इन दोनों पदों के बीच, इन दोनों पदों के मध्य, पदों के मध्य योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसका, योजक चिन्ह
का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पद प्रधान समास है। इसके दोनों पदों के मध्य हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये आप भली भांति देख ही रहे होंगे। दोनों पदों के मध्य हम इस चिन्ह का, इसको कहते हैं योजक चिन्ह या समास चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसको द्वंद्व समास कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे माता पिता, या आप कह सकते हैं लाभ हानि। या एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं प्यारे बच्चों, पैसा वैसा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था कि इसको सही कर लेते हैं, पैसा रुपया भी लिखते हैं, पैसा वैसा नहीं, पैसा रुपया, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वैसा थोड़ा ऐसा शब्द है जिसमें कुछ ना कुछ शामिल किया। देखो अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिए माता का अपना अलग महत्व है और पिता का अपना अलग महत्व है। अगर हम लिंग के हिसाब से भी देखें तो माता है स्त्रीलिंग और पिता है पुल्लिंग, तो ना तो हम माता को पिता से रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही पिता को माता से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों पदों का अलग अलग महत्व रखते हैं, दोनों पद इसमें अलग अलग महत्व रखते हैं। आप किसी भी पद को किसी एक पद से रिप्लेस या बदल नहीं सकते हैं। और इनके बीच में ये देखो एक योजक चिन्ह लगा हुआ है जो कि हमने परिभाषा में बताया है, दोनों पद प्रधान हैं। इसके प्रथम पद का महत्व उतना ही है जितना अगर माता नहीं होंगी तब भी दिक्कत है, पिता नहीं होंगे तब भी दिक्कत है। इसका मतलब दोनों पद बराबर के महत्व के हैं। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और अगर इसका विग्रह करें तो हो जाएगा माता और पिता। ठीक, अब अगर दूसरे की बात करें लिखा हुआ है लाभ हानि। अब ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। और विलोम शब्द का जब हम विग्रह करते हैं प्यारे बच्चे, देखो या तो आपको लाभ हो सकता है किसी व्यापार में या आपके को किसी व्यापार में हानि हो सकती है। क्या कभी लाभ और हानि क्या दोनों हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब इसका महत्व अलग और इसका महत्व अलग, दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका विग्रह करते समय हम लिखते हैं लाभ अथवा हानि। अब देखिए लिखा है रुपया पैसा या पैसा रुपया। तो पैसा रुपया जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में या मेरे पास में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, मेरे पास रहने की कोई कमी नहीं है, मेरे पास किसी को कुछ देने की कमी नहीं। इसका मतलब है रुपया पैसा जब हम कहते हैं तो इसमें अन्य चीज़ें भी शामिल रहती हैं। तो ऐसा द्वंद्व समास जिसमें अन्य चीज़ें भी शामिल रहती हैं उसको क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। बशर्ते इसमें हम, और इसमें देखो पैसा रुपया और इसमें आदि और भी तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, परंतु इसमें और चीज़ें नहीं जुड़ी हुई हैं। लाभ या हानि को दो ही चीज़ें हैं, दो ही पद हैं, लेकिन ये दो पद तो हैं लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ों का समावेशन हो गया है। इसलिए इसमें लिखेंगे रुपया कम पैसा इत्यादि, आदि या इत्यादि। अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको तीनों विग्रह करके दिखाया, तो यहाँ से आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में ये आ रही होगी प्यारे बच्चे कि है तो द्वंद्व समास ही, लेकिन अभी तक तो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने दिगु में आपको बताया कि 3 राहों का समाहार या समूह, चौराहा में 4 राहों का समाहार या समूह। तो उसमें जो प्यारे बच्चे जो विग्रह हो रहे थे उन विग्रहों में समानता थी, वो विग्रह एक प्रकार से ही चल रहे थे। लेकिन जब बात आई द्वंद्व समास की तो इनके विग्रह में भी अंतर हो गया। जब सामान्य सी बात माता पिता लिखा था तो हमने उनके बीच में लगा दिया और, लेकिन जब हम विपरीतार्थक शब्द लेकर के आए तो हमें लगाना पड़ा अथवा, और जब हम अन्य समावेशन शब्दों को लेकर के आए तो हमें लगाना पड़ा इत्यादि। इसका मतलब समझते, इसका मतलब है कि अगर हम द्वंद्व समास को बांटना चाहें, क्योंकि द्वंद्व समास देखने में तो बहुत ही सरल लगता है लेकिन ये करने में थोड़ा सा कठिन है। क्यों? विग्रह के हिसाब से कठिन है। तो अगर हम कहें कि विग्रह के अनुसार या विग्रह के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चे विग्रह के आधार पर हम इसके 3 भेद मान लेते हैं, जो कि होते हैं इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो आप इनका स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे की बात बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चे बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसमें हम बहुत ही ग्रेट डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? चलिए देखिए आगे। मैंने आपको परिभाषा बताई और मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों हम इसका डिवाइडेशन क्यों करते हैं,
क्योंकि अगर हमने इसको डिवाइड करके आपके सामने नहीं रखा तो आप इसका कभी भी समास विग्रह सही नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप गड़बड़ ही करते रहेंगे। इसलिए इसको हमें तोड़ के बताना या इसके भागों को बताना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें तो आप कहेंगे हम एक आधार बनाते हैं, हम कहते हैं समास विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद। अब देखिए इनको समास विग्रह के आधार पर ही बांटा जा सकता है, बाकी इनमें आप कोई भेद नहीं बना सकते हैं। तो आप अगर करना चाहें तो प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, जरा देखने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। तो पहला जो भेद हो जाता है उसको कहते हैं हम इतरेतर द्वंद्व। क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व, पहला भेद। दूसरा भेद होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा भेद होता है वैकल्पिक द्वंद्व। बताइए समझे कि नहीं समझे? तो इसके आधार पर हम 3 भाग कर देते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब बात ये आती है कि कौन से द्वंद्व में हम किस प्रकार के शब्दों को रखेंगे, या किस द्वंद्व में हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करेंगे ताकि हमारा इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व साधारण तरीके से बनता रहे। तो इसके लिए परिभाषाएं होती हैं कि देखिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व से। हमने अभी आपको बताया है कि ऐसा द्वंद्व समास या ऐसे द्वंद्व समास के उदाहरण जिनमें विपरीतार्थक शब्दों का समावेशन हो जाए, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, मोटा पतला, इस प्रकार से जब समावेशन हो जाए किसका, विपरीतार्थक शब्द अगर कभी लिखे हों और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, और अगर आपसे प्यारे बच्चे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कौन सा समास है, तो आप लिखेंगे द्वंद्व समास। और अगर पेपर आपने अगर अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं, आप केबीएस के पेपर दे रहे हैं, आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, आप स्पेशल हिंदी में पेपर दे रहे हैं, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है या इतरेतर द्वंद्व है, तो आप कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व है। क्यों? क्योंकि अपोजिट शब्द या विपरीतार्थक या विलोम शब्दों का समावेशन इसमें हो जाता है। तो हम इसमें लिख दें, एक लाइन में लिखेंगे, ऐसा द्वंद्व समास जिसमें विपरीत शब्दों को शामिल किया जाता है, अब बताइए प्यारे बच्चे, विपरीत अर्थों को शामिल कर लिया जाता है। और जैसा कि आप आधार पढ़ रहे हैं कि समास विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के भेद, तो बताइए योजक चिन्ह हटा करके फिर लगाया किसको जाएगा बीच में? भाई माता और पिता। देखो इस प्रकार से लिखा था, माता और पिता। जब हमने इस योजक चिन्ह को हटाया और इसका विग्रह किया तो हो गया माता और पिता। अरे प्यारे बच्चे, यही तो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपने कहा सर बिल्कुल हुआ है। तो फिर बताइए कि योजक चिन्ह हटा करके किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तो हमेशा याद रखें कि योजक चिन्हों को हटा कर लिख दें, योजक चिन्हों को हटाकर किसका प्रयोग किया जाएगा? या अथवा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, या अथवा का प्रयोग किया जाता है। इस पे आप पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कभी भी विपरीत अर्थ वाले शब्द मिलेंगे तो आप उनमें योजक चिन्हों को हटा करके या अथवा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं समाहार द्वंद्व में। तो हमने अभी बताया, जैसे कि आप कहते हैं, मैं आपसे पूछूं
कि भैया क्या चल रहा है, तो आपने कहा सर दूध दाल रोटी चल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप दाल रोटी खाकर ही मर जाएंगे या आप केवल दाल रोटी ही खाते हैं बाकी हम नाली में सोते हैं। दाल रोटी चल रही है कि मतलब प्यारे बच्चे ये होता है कि सर ये सामान्यतः खर्चा चल रहा है, हमने बैंक में अपने 10 लाख रुपए जमा नहीं कर रखे हैं, इसका मतलब मैं खा पी रहा हूँ सर, मेरा खर्चा चल रहा है, जैसे तैसे चलाया जा रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब ये दाल रोटी चलना, इसका मतलब दाल रोटी के अंतर्गत और भी चीज़ें समावेशित नहीं हो जाती हैं क्या? जैसे कहते हैं कि जब भी कभी आप शादी कामकाज में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि प्यारे बच्चे, आपके पिताजी पूछते हैं कि आपके पास कपड़ा लत्ता है या नहीं है, तो आप कहते हैं कि है। तो कपड़ा लत्ता का मतलब होता है कि जो कपड़े पहनने हैं। भाई कपड़ा लत्ता थोड़ी ना हम पहनते हैं, अब धोती कुर्ता वाला ज़माना नहीं रहा। तो कपड़ा लत्ता के अंतर्गत आपके जूते, आपके मोजे, आपके चप्पल, आपका पूरा अटायर आ जाता है जो कि आप जिस टाइम में अपने पहनते हैं, पूरे के पूरे पोशाक आ जाता है, आपके हेयर कट भी आ जाते हैं। तो कपड़ा लत्ता जब भी उन्होंने कहा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेशन हो गया। जैसे हम कहें कि चाय, जैसे कोई किसी का मेहमान आता है तो पूछा जाता है कि चाय पानी हुआ, तो चाय पानी होने के बाद ये थोड़ी ना है कि एक गिलास पानी और एक कप चाय दे दी गई। उसके चाय पानी का मतलब होता है कुछ जब आप आए हैं तो कुछ खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे द्वंद्व समाज के उदाहरण जिनको पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको ऐसा लगे कि इसमें और भी चीज़ों का समावेशन है, तो ऐसे इस टाइप के द्वंद्व समास के उदाहरणों में आप समाहार द्वंद्व लिखते हैं। तो इनमें हम लिखते हैं ऐसा द्वंद्व समास, ऐसा द्वंद्व समास जिनके उदाहरणों में, जिनके उदाहरणों को पढ़ते समय, जिनके उदाहरणों को पढ़ते समय, जिनके उदाहरणों को पढ़ते समय, जिनके उदाहरणों को पढ़ते समय किन्हीं किन्हीं अन्य अन्य वस्तुओं किन्हीं अन्य वस्तुओं का बोध होता है, किन्हीं अन्य वस्तुओं का बोध होता है, वो कहलाते हैं समाहार द्वंद्व। और जो समाहार द्वंद्व होते हैं इसमें योजक शब्दों को हटा कर क्या लगाते हैं, तो योजक शब्दों को हटाकर, योजक शब्दों को हटाकर प्यारे बच्चे यहाँ पर लगाते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं आदि या, यहाँ पर लगाते हैं आदि या इत्यादि। किसका प्रयोग करते हैं? आदि या इत्यादि का प्रयोग प्यारे बच्चे किया जाता है। तो आप हमेशा इसको याद रखना, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। मैंने कहा ऐसा द्वंद्व समाज जिसके उदाहरणों को पढ़ते समय किन्हीं अन्य वस्तुओं का भी बोध होता है, ऐसा लगता है कि इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ पर योजक शब्दों को हटाकर आप आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इतरेतर द्वंद्व की। तो जब द्वंद्व समाज का सामान्य उदाहरण मिले, जब द्वंद्व समास का सामान्य, जब द्वंद्व समास का सामान्य उदाहरण हो, वहाँ विपरीतार्थक न हो, विपरीतार्थक व समाहार न हो। देखो समाहार, देखो हमने अभी पढ़ाया था आपको द्वंद्व समास में, द्विगु समास में समाहार, समाहार का मतलब समूह। तो इस वाले समास में क्या होगा? समूह का बोध होगा। चाय पानी मतलब और भी यहाँ पर समूह है, समूह। समाहार ना हो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होगा। इसमें योजक शब्दों को हटाकर, योजक शब्दों को हटाकर किसका प्रयोग किया जाता है? तो योजक शब्दों को हटाकर तथा या और का प्रयोग किया जाता है। योजक शब्दों को हटाकर तथा या और का प्रयोग किया जाता है, तो उसको इतरेतर द्वंद्व कहते हैं प्यारे बच्चे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लेंगे। हो गया? कर लिया?
जल्दी से करिए, जल्दी से, क्विक। अब हम इसके उदाहरणों की चर्चा करेंगे, इन्हीं के नीचे हम इनके उदाहरणों की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। ये त्रित्व द्वंद्व के उदाहरण कौन है, समाहार के कौन है और वैकल्पिक के कौन है। ठीक है, देखो अब इनको हटा देते हैं और इनको भी थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्यारे बच्चे, चाहे एक दिन में एक एग्जाम्पल हो पाए, लेकिन ऐसा करो, ऐसा उसका टाइप पढ़ो ताकि जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़े नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं? तो हम सबसे पहले लिखेंगे इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। इतरेतर द्वंद्व तो वही आपके साधारण, इतरेतर द्वंद्व में आपके साधारण से एग्जाम्पल आते हैं। कौन से आते हैं ज़रा समझिएगा। आपके आते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया, पहला लिख दिया हमने हरिहर, दूसरे में लिख दिया लव कुश, फिर हमने लिख दिया सीताराम, फिर हमने लिख दिया राधे श्याम, राधे श्याम, फिर हमने लिख दिया आगे राधे श्याम हो गया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया आगे जलवायु, जलवायु, फिर हमने लिख दिया आगे जलवायु हो गया। फिर अगर हम आगे लिखने के प्यारे बच्चे कोशिश करें तो हम लिख देंगे, हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको मैं सबसे लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, सबसे बाद में लिखना चाहूँगा, लेकिन आप याद, जैसे कि आप पढ़ते होंगे तन, तन मन और धन, जैसे आप पढ़ते हैं लाल बाल पाल। ठीक है, अब जरा हम इसका विग्रह देख लेते हैं। हरिहर, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हो जाएगा हरि और, बस आपको और लगा देना, हरि और हर, और लगाओ या तथा लगाओ, कहीं भी मतलब कोई बंदिश नहीं है कि आप यहाँ पर तथा लगाएंगे यहाँ पर हर लगाएंगे, जो मन वो लगाइए। जैसे हमने लिख दिया लव तथा कुश, ये हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया सीता, सीता और राम। जैसे हमने लिख दिया राधा और श्याम। अगर हम लिखने की कोशिश करें, लिखा है जलवायु, तो जल तथा वायु। अगर हम आगे लिखने की तो हो जाएगा तन मन धन। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तन कामा मन और, तन कामा मन और धन। जैसे लिखा है लाल बाल पाल, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लाल कौमा बाल तथा पाल। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है। तो ऐसे आप इतरेतर द्वंद्व में लिखते हैं। आप देख लीजिए एक बार इसको, यह है आपका दूसरा नंबर, यह है तीसरा नंबर, यह है चौथा, यह है पाँचवा, यह है छठा और यह है सातवां। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जितने पॉसिबल हैं उतने हम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे प्यारे बच्चे समाहार द्वंद्व के उदाहरण। हम लिखते हैं समाहार द्वंद्व के उदाहरण। देखिए, तो पहला अगर हम लिखने की कोशिश करें, प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, तो पहला हो जाएगा चाय पानी, चाय पानी। दूसरा हो जाएगा साग पात। फिर हो जाएगा दाल रोटी। क्या हो जाएगा, दाल रोटी। फिर अगला हो जाएगा कपड़ा, कपड़ा लत्ता। फिर हो जाएगा फल फूल। क्या हो जाएगा, फल फूल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए, अगर इसका हम विग्रह करने की कोशिश करें तो हो जाएगा चाय कौमा पानी आदि। ऐसे अगर इसका साग पात तो हो जाएगा साग पात इत्यादि। और ऐसे ही आप आगे भी इनके सबके कर लेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। जैसे दाल रोटी आदि। ऐसे ही लिख लेंगे कपड़ा लत्ता आदि। ऐसे लिख लेंगे फल फूल
इत्यादि। अरे समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आपको इनका करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात शुरू करें। आगे का भी एग्जाम्पल आपको पढ़ाएं। लिखिए जल्दी से। क्या आपने लिख लिया है? कि हम आप ये समझें कि आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया? जल्दी से करिए। हो गया? अब देखिए आगे। अब हम आगे लिखेंगे प्यारे बच्चे वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण। हम क्या लिखेंगे? वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने लिखा जय पराजय। जय पराजय। फिर हम लिखेंगे लाभ हानि। फिर अगला हम लिखेंगे जय पराजय लाभ हानि, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। फिर आगे हम लिखने की अगर कोशिश करें तो हम लिखेंगे इसमें यश अपयश। यश अपयश। फिर हम आगे लिखेंगे हार जीत। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर अगर विपरीतार्थक शब्द कभी आ जाएंगे तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनका विग्रह कैसे करना है? विग्रह बहुत ही ज़्यादा सरल है। लिख देना है जय या। पर अब देखिए इसमें आप क्या करिए, आपके पास में छूट है, या अथवा लगाइए या लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर लगा दीजिए लाभ अथवा हानि। यहाँ पर जैसे कर दीजिए अच्छा या बुरा। जैसे यहाँ पर करना है आप कर दीजिए यश अथवा अपयश। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है आप लिख दीजिए हार या जीत। जैसे ज़िंदगी में या तो हार होती है या तो आपकी जीत होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कर लिया? देखिए तो प्यारे बच्चे मैंने कहा था कि जो समाहार द्वंद्व है ये थोड़ा सा जो द्वंद्व समास है थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा का मतलब ये है कि मैं चाहता तो ये आपको ना पढ़ाता, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप कभी अपने जीवन में द्वंद्व समास के ना तो आप समास में फंसे और ना ही आप कभी इसके विग्रह में फंसे, इसलिए पढ़ाना प्यारे बच्चे अति आवश्यक था। मैंने आपको पहले भी कहा है मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग वाकई में अच्छी हिंदी पढ़ना चाहते हैं तभी आप यहाँ पर टिक पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा ही पढ़ाऊँगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक आप आराम से पढ़ते जाइए। चीज़ों के बारे में अपनी समझ बनाते जाइए। और जब पेपर आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये कोई भी चीज़ें दोबारा उठा के देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आपने इतना डीपली पढ़ लिया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, और आगे के हम लेकर आते हैं बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।